तो यहां पर जो सेकेंडरी फॉलिकल्स थी इसने अपना मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट किया। ठीक है, जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो क्या बनेगी, 2 सेल्स बनेगी। ठीक है, लेकिन यहां पर जो डिवीजन हुआ अनइक्वल डिवीजन हुआ। कैसा हुआ, अनइक्वल डिवीजन हुआ कि भाई एक सेल ने तो सारा का सारा साइटोप्लाज्म, दूसरी का सारा साइटोप्लाज्म रख लिया। एक तो लार्ज सेल रह गई और एक स्मॉल सेल रह गई। इस स्मॉल सेल का नाम तो रख दिया फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या नाम रख दिया, पोलर बॉडी। ठीक है भाई, और इसका नाम रख दिया सेकेंडरी ऊसाइट। क्या नाम रख दिया इसका, सेकेंडरी ऊसाइट्स। फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये कैसी रहेंगी, हैप्लोइड रहेंगी। कैसी रहेंगी, हैप्लोइड रहेंगी। यहां तक बात आई समझ में आपको। ठीक है, सेकेंडरी ऊसाइट बन गई। सेकेंडरी ऊसाइट बनने के बाद जो टर्सरी फॉलिकल्स था वो बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स जब बनता है तो वो ओव्यूम क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। वो सेकेंडरी ऊसाइट्स क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। उस पे अब और कोई लेयर नहीं चढ़ेगी, उस पे अब और कोई लेयर नहीं चढ़ेगी। ये बात आई समझ में। और जब ग्राफियन फॉलिकल्स बनता है तो इसका मतलब अब वो ओव्यूम जो है वो क्या होगा, रिलीज होगा। अब वो ओव्यूम क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ये बात आ रही समझ में। अब उस ओव्यूम की क्या होगी, रिलीजिंग होगी। आपकी बुक में एक डायग्राम है जिसमें ओवरी का डायग्राम शो कर रखा है, देखिए इसको एक बार। उस डायग्राम में जब आप देखोगे कि एक ग्राफियन फॉलिकल्स है, उससे क्या हो रहा है, ओव्यूम रिलीज हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, ओव्यूम रिलीज हो रहा है। दिख रहा है आपको। ठीक है, जब ओव्यूम के रिलीज होने का टाइम होता है तो इस सेकेंडरी ऊसाइट्स पे फॉर्मेशन ऑफ लेयर होती है और उस लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा एक हार्ड लेयर बनती है उस सेकेंडरी ऊसाइट्स के चारों तरफ, ताकि कोई अदर चीज उसमें पेनिट्रेट ना कर सके। सिर्फ स्पर्म के पास ही ऐसी एबिलिटी है जो जोना पेलुसिडा को डिजोल्व कर सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, स्पर्म का जो जेनेटिक मटेरियल कल हमने बात की थी, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, वो क्रोमोसोमल मटेरियल ओव्यूम के न्यूक्लियस के अंदर क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है और वहां पर जाइगोट की सेल बनेगी। ये बात आई समझ में। दूसरी बात, जोना पेलुसिडा सिर्फ एक ही स्पर्म को ही अंदर जाने देती है, उसके बाद वो स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करेगी। उसके बाद स्पर्म की एंट्री को वो क्या करेगी, प्रिवेंट। क्वेश्चन आता है कि क्या जोना पेलुसिडा पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है, तो आपका आंसर रहेगा हाँ भाई। सिर्फ एक ही स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करेगी, उसके बाद वो फिर से हार्ड हो जाएगी। ठीक है, और एक ही स्पर्म से क्या करने देगी, फर्टिलाइजेशन करने देगी। अभी तक हमारी जो सेल्स है यहां पर क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट्स ही है। सिर्फ क्या क्या कंप्लीट किया है, मियोसिस फर्स्ट। जो मियोसिस सेकंड डिवीजन होगा, जो मियोटिक सेकंड डिवीजन होगा, देखो भाई अब मियोटिक सेकंड डिवीजन पोलर बॉडी में भी होगा और सेकेंडरी ऊसाइट्स में भी होगा। ये वाला मियोसिस 2 डिवीजन भी होगा, ये भी कैसा होगा, अनइक्वल होगा। कैसा होगा, अनइक्वल होगा। एक तो लार्ज सेल बनेगी, एक पोलर बॉडी बनेगी, और पोलर बॉडी से पोलर बॉडी बनेगी। ये जो चीज रहेगी, दिस इज नोन एज ओव्यूम। दिस इज नोन एज ओव्यूम। ये बात आई समझ में। लेकिन मियोटिक सेकंड डिवीजन कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा। जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ये भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन है कि मियोटिक सेकंड डिवीजन कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये था हमारा टॉपिक oogenesis। समझ में आया होगा। आप डायग्राम ये वाला भी बना सकते हो, या इसको बहुत सुंदर तरीके से, यहां जैसे एक ओगोनिया सेल्स ली, ओगोनिया सेल्स में क्या हुआ, प्रोफेज 1 मियोसिस फर्स्ट का डिवीजन कराया। यहाँ पे जो सेल रही इसका नाम रखना है प्राइमरी ऊसाइट्स। प्राइमरी ऊसाइट्स पे बहुत सारे फॉलिकल्स चढ़ते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है, टर्सरी फॉलिकल्स। टर्सरी फॉलिकल्स के बाद क्या होगा, मियोसिस 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और मियोसिस 1 कंप्लीट होगी तो अनइक्वल डिवीजन रहेगा।
एक फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होगी और सेकेंडरी ओसाइट जो है फॉर्म होगी। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होगा तो मियोसिस 2 को कंप्लीट करेगी और यहां पर फिर से अनइक्वल डिवीजन रहेगा, एक सेकंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन रहेगी और पोलर बॉडी से पोलर बॉडी बनेगी। दिस इज नोन एज ओव्यूम। ठीक है, तो आप ये कोई भी एक डायग्राम बना दो या दोनों डायग्राम बना करके आप फुल मार्क्स दे सकते हैं। तो ये था हमारा oogenesis। अब आप ध्यान देंगे जो मेनेस्ट्रुअल फेस है, मेनेस्ट्रुअल फेस में क्या होगा, मेनेस्ट्रुअल फेस स्टार्ट होगा फर्स्ट डे, मेनेस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे। जब क्या होगा, एंडोमेटीरियम पे ओव्यूम जो है वो रिलीज होगा और एंडोमेटीरियम, जैसे ये एक एंडोमेटीरियम लेयर थी, इस तरह की लेयर बनी हुई थी, ये ओव्यूम क्या करेगा, इस एंडोमेटीरियम को ब्रेक करता हुआ आएगा। क्या करता आएगा, ब्रेक करता आएगा। जो एंडोमेटीरियम की लाइनिंग थी ये क्या हो जाएंगी, ब्रेक होंगी, इनसे ब्लीडिंग होगी। तो हाँ हाँ, मसल, बिल्कुल मसल है। तो वो उसमें क्या होगा, ये 3 से 5 दिन तक ये फेस चलेगा। ठीक है भाई, 3 से 5 दिन तक मेनेस्ट्रुअल फेस चलेगा, ब्लीडिंग होगी। समझ में आई बात। फिर हमारा फेस आता है फोलिकुलर ग्रोथ फेस। क्या आता है, फोलिकुलर ग्रोथ फेस। फोलिकुलर ग्रोथ फेस कब चलेगा, 5 से लेकर के 10 दिन तक चलेगा। उस फोलिकुलर फेस में क्या होगा, पिट्यूटरी अपने एक हार्मोन का लेवल बढ़ा देगी। किसका, एफएसएच का। किसका बढ़ा दिया, एफएसएच का। 5 से 10 दिन के बीच में क्या बढ़ा दी आपको, एफएसएच। एफएसएच किस पे एक्ट करेगा, ओवरी पे एक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्सरी फोलिकल, एंट्रम, ये सब बनेगा। बात आ रही समझ में। एफएसएच क्या क्या डेवलपमेंट कराएगा, एफएसएच फोलिकुलर डेवलपमेंट कराएगा। समझ में आ रहा ना आपको, एफएसएच क्या कराएगा, फोलिकुलर डेवलपमेंट कराएगा, उस सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर फोलिकल्स की डेवलपमेंट कराएगा। ये बात आई समझ में आपको। फिर अगला फेस है हमारा ओवुलेशन फेस। अगला फेस क्या है, ओवुलेशन फेस। इसमें आपने ध्यान देना है, जब मिड ऑफ द साइकिल आती है, आप यहां ध्यान दो, जब मिड ऑफ द साइकिल आएगी, यहां ध्यान देना, ये मिड ऑफ द साइकिल है। तो जब मिड ऑफ द साइकिल आएगी, हाइपोथैलेमस क्या कराएगा, जीएनआरएच रिलीज कराएगा, एलएच रिलीज कराएगा, और पिट्यूटरी क्या करेगी, मिड ऑफ द साइकिल में एलएच का लेवल बढ़ा देगी। क्या बढ़ा देगी, एलएच का लेवल बढ़ा देगी। एलएच का लेवल बढ़ते ही, एलएच का लेवल बढ़ते ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। किसका लेवल बढ़ जाएगा, एलएच काम करेगा ओवेरी पे, ओवेरी से कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा, एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन दबाव देगा एंट्रम पे, और एंट्रम से क्या हो जाएगा, इसका ओवुलेशन हो जाएगा। एस्ट्रोजन किस पे दबाव देगा, इस पे देगा, इन फोलिकल्स पे दबाव देगा, ताकि यहां से क्या हो सके, ओवुलेशन हो सके। तो एस्ट्रोजन किसका हार्मोन है, ओवेरी का। वो ओवेरी का हार्मोन क्या कराएगा, ओवुलेशन कराएगा। क्या कराएगा, ओवुलेशन कराएगा। ये ओवेरी थी, ये ओवेरी थी, प्राइमरी फोलिकल्स, मान लीजिए ये उगोनिया सेल्स है, प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल्स, टर्सरी फोलिकल्स, फिर ग्राफियन फोलिकल जो मैच्योर था। ठीक है, यहां पे हार्मोन आया एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ने क्या कराया, इस ओव्यूम को या इस सेकेंडरी oocytes को यहां से रिलीज आउट कराया। ये सेकेंडरी oocyte अब कहां चली जाएगी, फैलोपियन ट्यूब में चली जाएगी। बात आ रही समझ में। अब यहां से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एलएच सर्ज ड्यूरिंग मेनेस्ट्रुअल साइकिल। एलएच सर्ज, एलएच के निकलने की क्या इंपोर्टेंट है, कि क्या इंपोर्टेंस है एलएच सर्ज की। तो एलएच सर्ज की इंपोर्टेंस है ओवुलेशन के लिए। किसके लिए, ओवुलेशन के लिए। ठीक है, तो पिट्यूटरी मिड ऑफ द साइकिल में एलएच का लेवल इंक्रीज कर देती है। जब उस फीमेल के अंदर मेनेस्ट्रुअल साइकिल रहती है ना, तो उस फीमेल के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स काम करते हैं। क्या करते हैं, उस फीमेल के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स काम करते हैं। हर हार्मोन का अपने लेवल पर अलग अलग रोल रहेगा। जैसे मिड ऑफ द साइकिल में एलएच सर्ज क्या रहेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बात आ रही समझ में।
तो LH जब बढ़ेगा तो LH किस पे एक्ट करेगा? ओवरी पे एक्ट करेगा, और ओवरी से क्या रिलीज कराएगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या रिलीज कराएगा? और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या कराएगा? ओवुलेशन कराएगा। ठीक है भाई, ओवुलेशन हो गई, ओवुलेशन होगी, ओव्यूम चला गया फैलोपियन ट्यूब। अब जो फॉलिकल्स थे बच गए, फॉलिकल्स का क्या बच गया? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बच गया भाई? फॉलिकल्स का नाम बदल गया, उसका नाम हो गया कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम हो गया? कॉर्पस ल्यूटियम। अब अपना फेस कौन सा आ गया? ल्यूटियल फेस। कब आएगा ल्यूटियल फेस? ओवुलेशन होगी, 14-15 को ओवुलेशन होगी, 16 को मान लो, तो 17 से लेकर के 27 तक क्या रहेगा हमारा? ल्यूटियल फेस रहेगा। अब ध्यान देना, जो ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाना, कॉर्पस ल्यूटियम कहां बना? ओवरी के अंदर। देख भाई, यहां से ओवम निकल गया, ये खाली खोखा बच गया, तो इसका नाम दे दिया ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस क्या होते हैं? कॉर्पस होता है जैसे फटा हुआ कोई चीज, अलग अलग थलग जो चीज होती है ना, उसे बोलते हैं कॉर्प्स। समझ गए? तो कॉर्पस ल्यूटियम बच गया यहां पे। अब ध्यान देना, कॉर्पस ल्यूटियम जब होगा यहां पे, तो यहां पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ा रहेगा। तो इस फेस में क्या है? देखो, जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, अब यहां पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कराएगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कराता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कराता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कराएगा। तो भाई ओवुलेशन के बाद अब रोल किसका है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कराएगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कराएगा। बात आई समझ में? अब मैं बताऊं आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रोल क्या रहेगा। जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करना शुरू कर दिया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल यहां पर बढ़ा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ते ही जो एंडोमेटेरियम अब तक डीजर्नेट हुई पड़ी थी, वो फिर से क्या होगी? रीजर्नेट होगी। फिर से उस पे क्या आएगी? लाइनिंग आएगी। ठीक है भाई? तो कॉर्पस ल्यूटियम का रोल क्या है? एंडोमेटेरियम को रीजनरेट कराना, एंडोमेटेरियम को रीजनरेट कराना। एंडोमेटेरियम रीजनरेट होगी। अब ये ओव्यूम जो है फर्टिलाइज हो गया, तो जाइगोट और एम्ब्रियो बन के कहां अटैच होगा? एंडोमेटेरियम पे। तो रीजनरेट होने का मतलब समझ गए क्यों होना जरूरी है? अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या होगी? ओव्यूम की इम्प्लांटेशन होगी, उस एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन होगी, और उस इम्प्लांटेशन के लिए भी क्या जरूरी है? एंडोमेटेरियम जरूरी है। समझ में आई? एंडोमेटेरियम किस कारण रीजनरेट हुई? प्रोजेस्टेरोन कारण। और वो प्रोजेस्टेरोन किसने छोड़ा? कॉर्पस ल्यूटियम ने छोड़ा। अब मान लो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुई, तो भी ये ओव्यूम कहां आना है? एंडोमेटेरियम पे आना है। जब तक एंडोमेटेरियम रीजनरेट नहीं होगी तो डीजनरेट कैसे होगी? बात आ रही समझ में? ठीक है, तो मान लो ओव्यूम 27वें 28वें दिन यहां पे आ गया, और ये फिर से डीजनरेट होना स्टार्ट हो गई, तो अपना फर्स्ट फेज फिर से शुरू हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर मान लीजिए 5 मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन आते हैं, तो आप कैसे टैकल करोगे? आप अलग अलग इसके फेस बनाइए, ये डायग्राम बनाइए, और मेंस्ट्रुअल फेस में लिखिए कि इस दौरान ब्लीडिंग होगी। फॉलिकुलर फेस में लिखिए कि पिट्यूटरी जो है एफएसएच लेवल को इंक्रीज करेगी, जिसके कारण फॉलिकुलर डेवलपमेंट रहेगी। ठीक है, इसके अंदर समझ में आई बात? ओवुलेशन में आप लिखोगे एलएच सर्ज बढ़ जाएगा पिट्यूटरी से, और वो एलएच एस्ट्रोजन को बढ़ाएगा, और एस्ट्रोजन क्या करेगा? ओवुलेशन कराएगा। बात आई समझ में? फिर है हमारा ल्यूटियल फेस। आफ्टर ओवुलेशन these follicles become corpus luteum and corpus luteum release progesterone hormones। समझ में आई? एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? एंडोमेटेरियम को रीजनरेट कराएगा, और वो रीजनरेशन क्यों जरूरी है? एक तो इम्प्लांटेशन के लिए, और दूसरी नेक्स्ट साइकिल को शुरू करने के लिए। ठीक है, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो पेपर में आता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखिए आप, वाई कॉर्पस ल्यूटियम
वाई कॉर्पस ल्यूटियम लॉन्ग लास्ट, वाई कॉर्पस ल्यूटियम स्टे लॉन्ग लास्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लिख लिया। देखो इसमें ये कह रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम उस ओवरी के अंदर बना क्यों रहता है। जैसे मान लो अगर ये फर्टिलाइजेशन होगी ना, फर्टिलाइजेशन होनी थी तो कौन से डे में होनी थी, 13, 14, 15, ठीक है। जब अगर फर्टिलाइजेशन होगी ना तो ये कॉर्पस ल्यूटियम इस ओवरी के अंदर बना रहेगा तो वो क्या करी जाएगा, लगातार प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाएगा। अगर कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर रहेगा तो वो लगातार क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाएगा और लगातार एंडोमेटेरियम हमारी बनी रहेगी, ठीक है। क्योंकि उस एंडोमेटेरियम को बनाए रखना है, क्योंकि वो इंप्लांटेशन 1-2 दिन के लिए नहीं होनी, वो इंप्लांटेशन होनी 9 महीने के लिए, 270 दिन के लिए होनी है। तो उस इंप्लांटेशन को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, प्रोजेस्टेरोन चाहिए। क्या चाहिए, प्रोजेस्टेरोन चाहिए। आजकल लोग दवाइयां नहीं बनाते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, वो किस पे बेस होती हैं, वो प्रोजेस्टेरोन बेस होती हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ा रहेगा तो ये LH और FSH काम नहीं करेंगे, और जब तक LH और FSH काम नहीं करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगी। जब तक LH FSH काम नहीं करेंगे ना तो ये फॉलिकल्स बनेंगे ना ये ओवुलेशन होगा। बात आ रही समझ में। तो हमारा जो प्रेगनेंसी से बचने के जो उपाय हैं वो मोस्टली प्रोजेस्टेरोन से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्रोजेस्टेरोन से। प्रोजेस्टेरोन का लेवल बना रहेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, और एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। बात आई समझ में। क्यों नहीं आती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम या फर्टिलाइजेशन के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं आती तो ये कॉर्पस ल्यूटियम इसकी लाइनिंग में, ओवेरी की लाइनिंग में खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट ऐसे ही काम चलेगा। ठीक है भाई, इसे आप नोट कर लीजिए।